नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय जैतारण की ओर से संचालित आज की ई क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस ई क्लास में हम इटली के एकीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं 1815 ईस्वी से लेकर 1870 ईस्वी तक इटली का एकीकरण एक लंबी प्रक्रिया से विभिन्न चरणों में गुजरा। आज की इस क्लास में हम नेपोलियन से लेके और 1850 में 48 में रोम में जो गणराज्य की स्थापना हुई वहाँ तक अध्ययन करेंगे, जिसमें मैज़नी की भूमिका के बारे में भी चर्चा की जाएगी। इसके दूसरे भाग में हम गैरिबाल्डी, काउर व विक्टर एमैनुअल द्वितीय के नेतृत्व में इटली के एकीकरण को अध्ययन करेंगे। पहले हम देखते हैं कि नेपोलियन की क्या भूमिका रही। जैसा कि आप जानते हैं इटली के इतिहास में फ्रांस की राज्य क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्रांतिपुत्र नेपोलियन ने इटली में सामंतवादी व्यवस्था की समाप्ति और आंतरिक व्यापार पर प्रतिबंधों का अंत कर इटली में राष्ट्रीयता की भावना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने इटली वासियों को अपने गौरवपूर्ण अतीत से परिचित करवाया। इसलिए नेपोलियन को ही इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता माना जाता है। छात्र याद रखेंगे कि इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? नेपोलियन को। फिर नेपोलियन के पतन के पश्चात, क्योंकि हमने पहले कक्षा में पढ़ा था कि वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन के पराजय के पश्चात ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया गया था, जिसे वियना कांग्रेस कहते हैं। इस सम्मेलन में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा उसने इटली की आलोचना करते हुए इटली को एक भौगोलिक इकाई मात्र कहा था। उसने कहा था कि इटली एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है। मैज़नी ने भी कहा था कि इटली का कोई झंडा नहीं होने, यूरोपीय राष्ट्रों में उसकी गिनती नगण्य होने तथा विभिन्न राज्यों की अलग अलग मुद्राएं होने से मैज़नी ने भी दुख प्रकट किया था। वियना कांग्रेस में मेटरनिख ने इटली को कमज़ोर करने के उद्देश्य से उसको 8 भागों में विभक्त कर दिया। ये 8 भाग थे: लोम्बार्डी, पर्मा, टस्कनी, मोडेना, लुक्का, पोप का राज्य, पिडमांट तथा नेपल्स। इस मानचित्र की सहायता से आप देख सकते हैं, क्योंकि यदि मानचित्र आपके ध्यान में रहेगा तो जब हम इसके एकीकरण के विभिन्न चरणों को पढ़ेंगे तब आपको इसको समझने में आसानी रहेगी। ये दो एक थे, सार्डिनिया और पिडमांट, जिनके नेतृत्व में इटली का एकीकरण पूरा हुआ था। नीचे दक्षिण इटली में 2 प्रमुख राज्य थे, सिसिली और नेपल्स। यहाँ पर पोप का राज्य था रोम में। ऊपर लोम्बार्डी और वेनेशिया ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में थे। फिर बाकी जो बच गए पर्मा, मोडेना, रोमेग्ना, टस्कनी, लुका इत्यादि अन्य राज्य थे। तो आप जब इसके एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे तो मानचित्र की सहायता से याद रखें कि कौन कौन सा राज्य कहाँ स्थित है, तथा जब हम एकीकरण पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में रहेगा कि किस प्रकार से इटली का एकीकरण धीरे धीरे पूर्ण होता गया। अब थोड़ा ये देखते हैं कि इटली के एकीकरण में प्रमुख बाधाएं क्या क्या थी। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, इटली भौगोलिक रूप से मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ था: उत्तरी इटली, मध्य इटली तथा दक्षिण इटली। इस कारण इनमें एकता स्थापित करना बहुत ही मुश्किल था। इन इटली की जो भौगोलिक स्थिति थी उसमें पोप की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी,
क्योंकि पोप लगभग इटली के मध्य में अपनी सत्ता बनाए हुए था, तथा जो कैथोलिक चर्च के अनुयायी थे वो कभी नहीं चाहते थे कि यूरोप में पोप के अस्तित्व की समाप्ति हो। इसलिए पोप के कारण भी इटली का एकीकरण होना बहुत ही मुश्किल था और उत्तर और दक्षिण के राज्यों में आपसी कोई संपर्क भी नहीं था। जहाँ तक विदेशी शक्तियों की भूमिका का प्रश्न है, इटली में प्रतिक्रियावादी विदेशी प्रभुत्व ने भी इटली के एकीकरण में एकीकरण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विदेशी शक्तियों में जो सबसे बड़ी बाधा था इटली के एकीकरण में वो था ऑस्ट्रिया, क्योंकि मैप को फिर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मैप को आप देखते रहें कि लोम्बार्डी और जो विनेशिया थे वो सीधे उसके नियंत्रण में थे। मोडेना और टस्कनी पर ऑस्ट्रिया के राजवंश से संबंधित राजकुमारों का अधिकार था, और परमा की जो राजकुमारी थी वो रानी लुइसिया, वो भी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। इसलिए यह स्पष्ट था कि जब तक इटली पर से ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त नहीं होगा तब तक इटली का एकीकरण संभव नहीं है। अब इसके अलावा एक और कठिनाई थी कि इटली का एकीकरण कैसे किया जाए। इसको लेकर तीन तरह की प्रमुख विचारधाराएं थी जिनका प्रतिनिधित्व तीन व्यक्ति करते थे, मैजनी, जियोबर्टी और कावूर। मैजनी इटली का एकीकरण एक गणराज्य के रूप में करना चाहता था। जियोबर्टी पोप के अधीन इटली के एकीकरण करना चाहता था, जबकि कावूर राजतंत्र का समर्थक था। इस कारण से इन दोनों में आपस में काफ़ी वैचारिक भिन्नताएं थी। फिर इटली के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का भी अभाव था। यहाँ पर सामंतवादी और कुलीन वर्ग अपना नियंत्रण स्थापित किए हुए था और इटली में किसी प्रकार की बड़े स्तर पर भावनाएं राष्ट्रीयता की विकसित नहीं हुई थी अभी तक। आइए अब हम देखते हैं कि वियना कांग्रेस से लेके और रोम में गणराज्य की स्थापना तक, यानी 1818 से लेके 1850 ईस्वी तक इटली में एकता स्थापित करने के लिए क्या प्रयास किए गए। इसमें पहला नाम आता है कार्बोनेरी संगठन। छात्र याद रखेंगे कि यह इटली में कोयला झोंकने वाले मजदूरों की एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी, जिसकी स्थापना 1810 ईस्वी में नेपल्स में हुई थी। इसके दो मुख्य उद्देश्य थे, विदेशियों को इटली से बाहर निकालना तथा वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना। लेकिन 1831 तक कार्बोनेरी संगठन कार्य करता रहा, लेकिन अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ। ध्यान रखेंगे, मैजनी भी कभी इस संस्था का सदस्य था। दूसरा प्रयास हुआ 1820-21 में नेपल्स में विद्रोह में। हुआ ये कि 1820 ईस्वी में स्पेन के विद्रोह से प्रेरणा पाकर नेपल्स और पिडमॉन्ट की जनता ने वहाँ के शासकों से संविधान की स्थापना की मांग की और इस दिशा में पहला विद्रोह नेपल्स में हुआ, किंतु ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप के कारण यह विद्रोह दबा दिया गया। 1830 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति होते ही इटली में फिर एक विद्रोह हुआ। इस समय परमा, मोडेना के राज्यों से वहाँ के शासकों को निकाल दिया गया। पोप की रियासतों में भी उग्र प्रदर्शन हुए, लेकिन जैसा कि हर बार होता था, एक बार फिर ऑस्ट्रिया ने सैनिक कार्रवाई की और इन तीनों विद्रोहों को दबा दिया। इसके पश्चात इटली में कुछ लेखकों ने लोगों को जागृत करने का प्रयास किया, जिनमें फास्कलो, रासेटी, सिलोवियो, पोलिको इत्यादि प्रमुख हैं। फिर एक महान व्यक्ति जो कि इटली की
जनता में अपने समय में सर्वाधिक लोकप्रिय था वो थे मैजनी। उन्होंने इटली के लोगों में जागृत करने में, राष्ट्रीयता की भावनाओं को बढ़ावा देने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लोगों को यह महसूस करा, इटली के लोगों को, कि इटली की एक राष्ट्र के रूप में स्थापना हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया कि मैजनी पहले एक कार्बोनरी संस्था का सदस्य रह चुका था, लेकिन बाद में उसको शासन विरोधी गतिविधियों के कारण इटली से निष्कासित कर दिया गया तथा 1831 में फ्रांस में मार्सलेज नामक स्थान पर उसने यंग इटली या युवा इटली एक नामक संस्था की स्थापना की। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, छात्र याद रखेंगे कि युवा इटली की स्थापना इटली के लिए तो हुई थी, लेकिन इटली से बाहर फ्रांस में हुई थी। डेट 1831, जगह का नाम है मार्सिलेस। युवा इटली बोलो या यंग इटली बोलो। धीरे धीरे यह संस्था लोकप्रिय होती गई तथा इस संस्था ने कार्बोनेरी का स्थान ले लिया। मैजनी ने इस संगठन के माध्यम से इटली की जनता को 3 नारे दिए। परमेश्वर अर्थात परमात्मा विश्वास रखो, जनता सब भाई एक साथ मिल जाओ यानी एकता, और तीसरा इटली यानी इटली को मुक्त करो। मैजनी का उद्देश्य इटली की एकता और स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा स्वतंत्रता, समानता व जन कल्याण पर आधारित राज्य की स्थापना करना था। मैजनी ने इटली के लोगों को जागृत करने के लिए संयुक्त इटली नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया। जैसा कि आपने पहले देखा, 1820 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में वहाँ पर विद्रोह हुए थे, लेकिन ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप के पश्चात वो विद्रोह दबा दिए गए थे। फिर एक महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ 1848 में, जिसमें सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक पुरानी कहावत है कि फ्रांस को जब जुकाम हो जाता है तो यूरोप छींकता है, कुछ ऐसी लाइन थी कि फ्रांस में जब भी कोई क्रांति घटित होती थी उसका प्रभाव पूरे यूरोप के ऊपर पड़ता था। 1848 ईस्वी में जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उसका प्रभाव यूरोप पर भी पड़ा और ऑस्ट्रिया में इस समय मेटरनिख का पतन हो गया। इस कारण 1848 में इटली में भी जो उदारवादी नेता थे, सुधारवादी नेता थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। सबसे पहले नेपल्स और सिसिली के राज्यों में विद्रोहियों ने संविधान की मांग की तथा नेपल्स के शासक फर्डिनेंड द्वितीय ने उदारवादी संविधान को स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात मार्च 48 तक पिडमोंट, टस्कनी और पोप के राज्यों में भी वैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्च 48 की क्रांति द्वारा फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसका प्रभाव ऑस्ट्रिया पर भी पड़ा और मेटरनिख के भागने की सूचना से इटली के लोगों में जागृति उत्पन्न हुई। इस समय सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, लेकिन अंत में वो इस युद्ध में अकेला पड़ गया तथा ऑस्ट्रिया की शर्तों पर उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसी क्रांति के दौरान रोम में उग्र गणतंत्रवादी दल ने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसका नेता मैजनी था। फरवरी 1849 में, ये डेट याद रख लेंगे छात्र, इसको ठीक कर लेंगे, 1849 फरवरी 1849 में मैजनी के नेतृत्व में रोम में गणतंत्र की स्थापना हुई तथा पोप का साम्राज्य समाप्त हो गया। लेकिन बाद में
पुनः उसके शासन का विरोध किया गया। इस समय उसकी गैरिबाल्डी की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही थी, लेकिन अंततः इसका जो रोम का गणराज्य था उसका पतन हो गया तथा फ्रांस के शासक लुई नेपोलियन की मदद से पोप को पुनः इटली में सत्तारूढ़ कर दिया गया तथा ऑस्ट्रिया ने अंततः रोमन गणराज्य का अंत कर दिया। इस प्रकार 1815 से लेकर 1850 तक इटली का इतिहास विफलताओं और संघर्ष का इतिहास है। इसमें यद्यपि इटली का एकीकरण नहीं हुआ, लेकिन इस संघर्ष से लोगों को प्रेरणा मिली और अंततः पिडमोंट और सार्डिनिया के राजवंश के नेतृत्व में इसका एकीकरण हुआ। इसके बारे में चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।